हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट 2 में। यूपी टीजीटी पीजीटी की आर्ट की क्लास में हमने कल की जो हमने क्लास ली थी वो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कला का अर्थ और कला की परिभाषाएं और कला क्या है। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने ये कवर किया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कला के तत्व। कला के तत्व कितने हैं? 6। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कला के तत्व। चित्रकला के तत्व कला मानव के भावों का दृश्यमान रूप है। कला के प्रस्तुतिकरण के लिए मानव निश्चित मापदंडों व तत्वों का सहारा लेता है, जिसके माध्यम से मानव अपनी कलात्मक प्रस्तुति को प्रभावपूर्ण बनाता है। क्या करता है कि कला के प्रस्तुतिकरण के लिए मानव निश्चित मापदंडों व तत्वों को, जो कला के तत्व हैं, उनका सहारा लेकर, जिसके माध्यम से मानव अपनी कलात्मक प्रस्तुति को प्रभावपूर्ण बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के प्राचीन शास्त्रों में कला के तत्व व नियम बताए गए हैं। आधुनिक कला में कला तत्वों की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। इसी के आधार पर ही कला का हम आनंद उठा पाएंगे। कला के तत्वों के साथ ही हम चित्राकृति पूर्ण कर सकते हैं। चित्र में तत्वों के समावेश से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, कि जो चित्रकला के तत्व हैं उनके समावेश से ही हमारे चित्र में आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं चित्रकला के तत्व कौन कौन से हैं। चित्रकला के 6 तत्व हैं: रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, एक है हमारा अंतराल, स्पेस। रेखा लाइन, रूप फॉर्म हो गया आपका, वर्ण कलर हो गया या रंग बोल सकते हैं इसको, तान टोन हो गया, पोत टेक्सचर हो गया आपका, अंतराल स्पेस हो गया। ठीक है, तो चलिए इनको अलग अलग पढ़ते हैं। रेखा, सबसे शुरू में है रेखा। रेखा क्या है? रेखा कला तत्वों में सबसे प्राचीन तत्व माना जाता है। ठीक है, प्राचीन तत्व। रेखा रूप की विशेषता को सरलता से समझाती है। किसी चित्रतल पर कोई चिन्ह अंकित करना अंकन कहलाता है। यानी कि कोई लाइन खींच दी या कुछ भी कर दिया तो वो अंकन कहलाता है। ठीक है, परिभाषा: रेखा 2 बिंदु या 2 सीमाओं के बीच की दूरी होती है जो बहुत ही सूक्ष्म यानी सूक्ष्म छोटी होती है और गति को दिशा निर्देश करती है। क्या करती है? रेखा 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं के बीच, जैसे ये है और ये, बीच की दूरी होती है जो बहुत ही सूक्ष्म होती है और गति को दिशा निर्देश देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब 2 बिंदु की मध्य रेखा न खींची जाए पर उनके मध्य रेखीय प्रभाव आता है तो उसे अनुभूत रेखा कहते हैं। जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो ये जब ये 2 बिंदु हो गए तो इनके बीच में हमें क्या, एक रेखा का अभाव हो रहा है, प्रभाव पड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इसको क्या कहते हैं? अनुभूत रेखाएं कहते हैं। क्या हमें इसका अभाव हो रहा है कि यहाँ लाइन हो सकती है, यहाँ एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, तो इनके बीच में जो प्रभाव है वो हमें अनुभूत रेखा कहलाते हैं। रेखाएं कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं। अनौपचारिक रेखा। अनौपचारिक रेखा वो होती हैं यंत्रों के माध्यम से खींची जाने वाली रेखा को औपचारिक रेखा कहते हैं। ठीक है, जो यंत्रों के द्वारा खींची जाती है, जैसे स्थापत्य कला। अनौपचारिक रेखा। अनौपचारिक रेखा सीधी हाथ से खींची जाने वाली रेखा या लिपि में से संबंधित रेखाएं अनौपचारिक रेखा कहलाती हैं। ठीक है, गतिपूर्ण लहरदार।
जो गति कर रही हैं ऐसे, और लहरदार इस तरह की, ठीक है, जो लिपि में यूज़ करते हैं हम, लिखाई में। रेखाओं के प्रभाव के आधार पर रेखा 7 प्रकार की होती हैं। भिन्न भिन्न दिशा की ओर जाती रेखाओं का भिन्न भिन्न प्रभाव होता है, जिसका संबंध हमारी भावना और संवेदनाओं से होता है। ठीक है, रेखा कितनी है? 7 प्रकार की बताई हैं। कौन कौन सी देखिए, पढ़ते हैं। ये रेखाएं निम्न प्रकार से हैं। पहली है सीधी पड़ी खड़ी रेखा। सीधी खड़ी रेखा कौन सी होती है? ये वाली, ठीक है, यानी कि लंबवत रेखा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लंबवत रेखा, ये रेखाएं ऊंचाई की प्रतीक होती हैं। जैसे मंदिर, पेड़, स्थापत्य की रेखाएं हमारे मन में उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, स्थिर एवं शाश्वतता का भाव जगाती हैं। ये पूछा जाता है कि जो सीधी खड़ी रेखा होती है वो किसका भाव दर्शाती है? लंबवत रेखा। तो एक तो महत्वाकांक्षा का, एक दृढ़ता का और गौरव का, स्थिरता का, शाश्वतता का भाव दर्शाती हैं ये। अगली देखते हैं कौन सी रेखा है? सीधी पड़ी रेखा। सीधी पड़ी रेखा कौन सी होती है? ये, ठीक है। ये रेखा क्षैतिज के समांतर पड़ी होती है। ये रेखा लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है, यानी कि इस वाली रेखा को। तो ये क्या हो गया? इसका आधार हो गया। आधार प्रदान करती है। प्रभाव, ये रेखा मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रिय, संतुलन, मौन आदि का भाव जगाती है। कौन कौन से भाव जगाती है ये? सीधी पड़ी रेखा आपकी, सीधी पड़ी रेखा ये मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रिय, संतुलन और मौन आदि के भाव जगाती है। ये प्रश्न में पूछ लेते हैं कि कौन सा स्थिति, जैसे लंबवत रेखा कौन सा भाव दर्शा रही है, सीधी पड़ी कौन सा दिखा प्रभाव दर्शा रही है, कोणीय रेखा है कौन सा बता रही है। तो ये सारे प्रभाव आपको याद करने हैं। तो पहला, तो अगला देख लेते हैं कोणीय रेखाएं। कोणीय रेखाएं कौन सी होती हैं? ये रेखाएं शीघ्रता से दिशा परिवर्तन करती हैं। इन रेखाओं का प्रभाव व्याकुलता, आघात, बेचैनी, असुरक्षा तथा अस्पष्टता आदि होता है। तिरछी रेखाएं यानी कि जो कोणीय होती हैं इस तरीके से, जैसे ये हो गया ये, ठीक है। तो ये किसका? व्याकुलता का, संघर्ष का, आघात का, बेचैनी का, सुरक्षा और अस्पष्टता का प्रभाव दर्शाती हैं ये, ठीक है। अगली देखते हैं कौन सी? कर्णवत रेखाएं। कर्णवत रेखाएं कौन सी होती है? ये होती है तिरछी रेखाएं। ये रेखाएं अंतराल में आधी तिरछी खींची जाती है। मानव क्रिया करते वक्त शरीर में कर्णवत गति प्राप्त करता है। जैसे कर्णवत कौन सी होती है? जैसे ये हो गया हमारा, और ये जो रेखा इसमें खींची गई तो ये कर्ण कहलाएगी। कौन सी? कर्णवत रेखा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ये वाली जो है ये तिरछी वाली, ये कर्ण कहलाएगी, कर्णवत रेखा है, ठीक है। अगली देखते हैं एक पुंज रेखाएं। एक पुंज रेखाएं कौन सी होती है? जो एक डॉट से, जैसे ये है तो ये यहाँ से जैसे ये निकल रही है, 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 इस तरीके को, इसको एक पुंज रेखाएं कहते हैं, ठीक है। प्रकृति की सुंदरता, स्वतंत्रता, उसका विस्तार, फल फूल की सुंदरता को इसी प्रकार की रेखाओं से दर्शाया जाता है। कौन से? फल फूल की सुंदरता इसी प्रकार की रेखाओं से दर्शाया जाता है। इसमें जो प्रभाव है उसमें एकता का प्रभाव है, स्वच्छता का प्रभाव है, प्रसार का प्रभाव है और स्वदेश का प्रभाव है, स्वदेश प्रेम का प्रभाव है, ठीक है। अगली कौन सी हमारी? वृत्ताकार, सर्पाकार, चक्राकार रेखाएं। वृत्ताकार, सर्पाकार, चक्राकार रेखाएं, ठीक है। ये कौन सी होती हैं? ये वाली होती हैं, स्पाइरल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये वाली रेखाएं जो घूमती हैं चक्री वाली तरह। तो ये सर्पाकार भी बोल सकते हैं, चक्राकार भी बोल सकते हैं और वृत्ताकार भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये रेखाएं घुमावदार होती हैं। प्रभाव क्या है इनका? भ्रम,
शक्ति, उत्तेजना, गति, पूर्णता आदि के भावों को की द्योतक है ये। ठीक है, कौन सी? ये वाली, इस तरह की। ठीक है, स्पाइरल, स्पाइरल बोलते हैं इसको। अगली है प्रवाह में। प्रवाह रेखाएं, लयात्मक व प्रवाहपूर्ण रेखाएं दिशा में अनेक परिवर्तन के कारण मंद पड़ जाती हैं लेकिन निरंतर प्रवाहमान रहती हैं। प्रवाह, इसका प्रभाव है गति, लावण्य तथा माधुर्य। कौन सी प्रवाह रेखा कौन सी है? ये वाली, ये वाली। ये क्या है? प्रवाह रेखा है, यानी कि गति कर रही है। लयात्मक है, प्रभावपूर्ण रेखाएं हैं, दिशा में अनेक परिवर्तन के कारण मंद पड़ जाती है लेकिन निरंतर प्रवाह मान रहती हैं। इसका प्रभाव कौन कौन से हैं? इसका गति का प्रभाव है, लावण्य का है और माधुर्य का है इसका। ठीक है, अगले देख लेते हैं। ये हमारी 7 रेखाएं पूरी हो गई। अगले देखते हैं रेखांकन के प्रकार। जो रेखांकन है उनके प्रकार क्या क्या हैं? तो पहला है स्वतंत्र रेखा। स्वतंत्र रेखा कौन सी है? किसी वस्तु को देखने के पश्चात मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न रेखांकन जो एक दूसरे से भिन्न होता है स्वतंत्र रेखांकन कहलाती है। क्या कह रहे हैं? किसी भी वस्तु को देखने के पश्चात मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न रेखांकन जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं उसे स्वतंत्र रेखांकन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपके मन में भाव आ रहा है और वो आपने वो बना दिया है तो वो आपके मस्तिष्क पे पड़ने वाला प्रभाव जो रेखांकन जो एक दूसरे से भिन्न होगा। आगे देखते हैं स्मृति रेखांकन। स्मृति रेखांकन होता है मेमोरी, आपकी जो मन में आता है और वो आप बनाने लगते हैं। जैसे देखी हुई आकृति उसके हूबहू उतार देते हैं, उसे स्मृति रेखांकन कहते हैं। यानी कोई चित्र हमने देखा या कोई भी दृश्य हमने देखा उसको हूबहू बना दिया तो वो स्मृति रेखांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरूपात्मक रेखांकन। ये क्या आता है? जैसा देखते हैं वैसा ही बनाने का प्रयास करना ही प्रतिरूपात्मक आकृति है। प्रतिरूपात्मक, ठीक है, कि जैसे जो चित्र है उसे ऐसा ही बनाने का प्रयास करना ये प्रतिरूपात्मक आकृति में आता है। ठीक है, अगला है यांत्रिक रेखांकन। यांत्रिक क्या होता है? यांत्रिक रेखांकन यंत्रों की सहायता से खींची हुई रेखा जिसको का कोई कलात्मक प्रभाव नहीं होता। यानी कि जो यंत्रों द्वारा पैमाना या जो हमारे सेट स्क्वायर होते हैं उनके द्वारा जो खींची गई रेखाएं होती हैं वो यांत्रिक रेखांकन के अंतर्गत आती हैं। आगे आते हैं सीमांत रेखांकन। छाया व प्रकाश से के प्रभाव से उत्पन्न रेखा जो प्रकृति की देन है वे सीमांत रेखांकन कहलाती हैं। क्या है? जो छाया और प्रकाश के प्रभाव से उत्पन्न रेखा जो प्रकृति की देन है, ये मिसप्रिंट हो गया आपको, ये देन है। ठीक है, वे सीमांत रेखांकन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए सांकेतिक रेखांकन। ये क्या होता है? चित्र भूमि पर अंतराल और वस्तु के आयतन को जानते हैं जिससे सक्रिय व सहायक अंतराल की जानकारी होती है। सक्रिय और सहायक क्या होता है? जो सक्रिय और सहायक जान लेते हैं। कोई हमने पेंटिंग बनाई जिसमें एक महिला है, इसमें कोई महिला है, इसमें पहाड़ बना गए, कोई कुआं बना दिया और पेड़ पौधे लगा दिए और नदियाँ बहा दी। तो ये जो इसमें जो सक्रिय आकृति है वो एक महिला की आकृति है इस पेंटिंग में। और जो सहायक है, सहायक में आपके जो ये आपने पहाड़ बनाए, कुआं बनाया, नदियाँ बनाई, ये आपकी सहायक के अंतर्गत आती है। यानी कि जो हमने पेंटिंग बनाई है उसमें सक्रिय आकृति क्या है? एक महिला है। और महिला के जो पीछे हमने बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, नदी बनाई है और कुआं बनाया है, ये इसकी सहायक आकृति है।
ठीक है, तो सक्रिय सहायक में ये अंतर है। अब देखते हैं प्राकृतिक रेखांकन, ये क्या होता है। प्रकृति के अवयवों का अंकन करना प्रकृति रेखांकन कहलाता है। यानी कि प्रकृति के अवयवों, जो प्रकृति के अवयव है या कुछ भी चीज़ है प्रकृति की, उसका अंकन करना प्रकृति रेखांकन कहलाता है। आगे देखते हैं वस्तु रेखांकन। वस्तु रेखांकन क्या है। वस्तु के समूह को संयोजित कर उनका रेखांकन व परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना वस्तु रेखांकन में आता है। ठीक है, क्या है, वस्तु के समूह में को संयोजित कर उनका रेखांकन व परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना वस्तु रेखांकन में आता है। आगे देखते हैं, ये हो गए आपके जो शुरू का कौन सा था हमारा, रेखा के सारे अंग हो गए, रेखा प्रकार, ये जितने भी रेखा के रूप थे। अब आता है दूसरे नंबर पर रूप। पहला हो गया रेखा, फिर रूप, फिर वर्ण, फिर पोत, फिर तान, फिर अंतराल, 6 हो जाएंगे। तो ये दूसरे नंबर पर आता है आपका रूप। ठीक है, रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार होता है। रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक रेखाएं मिलकर रूप का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे कोई भी रेखा खींच दी तो ये क्या है, एक रूप बन गया। ठीक है, ये ठीक। मुख्य रूप 2 प्रकार के होते हैं, एक सममिति, एक असममिति। सममिति क्या होता है। सममिति वो होता है जैसे कोई आकृति हमारे, जैसे ये वर्ग है, ठीक है, इसको हमने 20 से डिवाइड किया तो ये इधर वाली भी और इधर वाली भी दोनों डिवाइड करने के बाद ये भी एक जैसी चमकेगी और ये भी एक जैसी चमकेगी आपको। ठीक है, या आयत देख लो कोई, उसको 20 में डिवाइड करोगे तो दोनों उसके पोर्शन एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो सममिति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आपका वर्ग हो गया, आयत हो गया, गिलास हो गया, उसका अगर जिस चीज़ को उसका पार्टीशन करोगे आप, तो अगर दोनों पार्टीशन करने के बाद दोनों चीज़ें एक जैसी दिखाई दे रही तो वो सममिति का रूप बनती है। असममिति क्या होती है। असममिति क्या होती है, जैसे कोई आपका जग है, ठीक है, अब इसका पार्टीशन करोगे तो ये अलग दिखाई देगा आपको, ये अलग दिखाई देगा, तो ये सममिति का रूप नहीं है। तो सममिति का रूप में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जग किसका रूप है, सममिति का है या असममिति का, तो ये असममिति का रूप है। सममिति में आता है आपका गिलास। ठीक है, अगर इसका पार्टीशन करोगे तो ये दोनों भाग, ये भी आपको सेम दिखाई देगा और ये वाला भी सेम दिखाई देगा, ये भी सेम दिखाई देगा और ये भी सेम। जग में आपका ये अलग दिखाई देगा और ये वाला अलग दिखाई देगा, इसलिए असममिति का रूप है। समझ में आया आपको। अगर इन बिंदुओं को क्रमानुसार एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो रेखा का निर्माण होता है। चित्रकार चित्रभूमि पर रेखा के माध्यम से सबसे पहले रूप का निर्माण करता है, जिसे हम खाका या स्केच कहते हैं। यानी कि जो कोई भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसको पहले स्केच बनाते हैं, फिर उसमें कलर्स भरते हैं। रूप की परिभाषा देख लेते हैं। रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना आकार तथा वर्ण होता है, अर्थात किसी वर्ण के क्षेत्र का रूप कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का फुल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्गेनिक रिवेलेशन ऑफ मैटर। आगे देखते हैं। प्रत्येक कलाकार अपनी मौलिक सृजन के आधार पर भिन्न भिन्न रूपों का निर्माण करता है। रूप को 2 भागों में बांटा गया है, सममात्रिक रूप सिमेट्रिकल फॉर्म और असामात्रिक रूप एसिमेट्रिकल फॉर्म, जो मैंने अभी बताया आपको, सममिति और असममिति। ठीक है,
तो यही सम्मात्रिक रूप बोल सकते हैं या असम्मात्रिक रूप बोल सकते हैं, या सम्मिति बोलते हैं या असम्मित बोलते हैं। तो इसमें जो है यह रूप वह होता है जो दोनों तरफ से समान होता है, जैसे घन हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, आपका गिलासा हो गया। तो ये सम्मात्रिक रूप के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि सम्मात्रिक रूप के अंतर्गत कौन आता है। तो आपको 3 ऑप्शन अलग दे देगा, एक घन दे देगा, और अलग अलग 3 ऑप्शन अलग मिल जाएंगे। तो आपका घन जो होगा ये सम्मात्रिक रूप होगा, क्योंकि जो घन होता है ये आपका, इसको डिवाइड करोगे तो ये दोनों तरफ से एक सही दिखाई देगा। और वृत्त जो होता है आपका, वृत्त भी सर्कल, इसको डिवाइड करोगे तो ये भी दोनों तरफ से एक दिखाई देगा। वर्ग होगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये भी दोनों तरफ से एक सा दिखाई देगा। आपका ये आयत होगा तो ये भी आपको दोनों तरफ से एक सा दिखाई देगा। गिलास होगा आपका, इसको डिवाइड करोगे तो ये भी दोनों तरफ से एक सा ही दिखाई देगा आपको, एक समान आकृति। ठीक है, अगले देखते हैं असम्मात्रिक रूप, एसिमेट्रिक फॉर्म। इस रूप में दूसरा भाग पहले भाग से भिन्न होता है, जैसे विषम कोण, चतुर्भुज। जैसे चतुर्भुज ये है, क्या बोलते हैं, ये चतुर्भुज का रूप है। इसको डिवाइड करोगे तो ये फॉर्म आपका अलग दिखाई देगा, ये फॉर्म आपका अलग दिखाई देगा, तो ये भिन्न भिन्न हो गया। त्रिभुज में भी आपका ये अलग दिखाई देगा, ये अलग दिखाई देगा। ठीक है, केतली हो गया आपका, केतली यानी जग बोल सकते हैं इसको। महत्व के आधार पर रूप 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय और सहायक। सक्रिय भी आपको मैंने पहले बताया, और सहायक बताया कि जैसे कोई महिला की पेंटिंग बना रहे हैं तो उस पेंटिंग में जैसे उसके पीछे कोई पहाड़ बना दिया, कुआं बना दिया, नदियाँ बना दी, या घर बना दिया, तो उसमें जो सक्रिय आकृति है वो महिला की होगी। और जो पेड़ पौधे, आपके पेड़ पौधे, नदियाँ और घर और कुआं वगैरह या पहाड़ वगैरह, ये इसकी सहायक आकृति होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया सक्रिय और सहायक क्या होता है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। 2 तत्व हमारे कंप्लीट हो गए, एक रेखा, एक हमारा रूप। अब तीसरा देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या है, रंग। वर्ण को रंग भी बोलते हैं, कलर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। चित्र के तत्वों में रंग का सर्वाधिक स्थान होता है। मनुष्य के जीवन में रंग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वास्तव में वर्ण प्रकाश का गुण है। वर्ण क्या है, प्रकाश का गुण है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्ण क्या है, प्रकाश का गुण है। तो प्रकाश की किरणों के द्वारा ही हम किसी वस्तु के रंग को पहचान कर सकते हैं। किसके द्वारा, प्रकाश की किरणों के। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं, ना ही हमारी आंखें कुछ देख पाएंगी, ना ही हम किसी कलर का वो कर सकते हैं सत्यापन। अब देखते हैं, जब वस्तु से टकराकर प्रकाश आँखों की रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पीछे रोड्स तथा कोन्स नामक 2 ग्रंथियाँ चेतन हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु को देख पाते हैं। रोड्स और कोन्स किसमें होती है, रेटिना में। जैसे कोई वस्तु है, ये मानव है, कोई वस्तु ये है, और ये सूर्य है, इसका प्रकाश इस पर पड़ रहा है और इस पर पड़ के फिर आपकी आंखों में जा रहा है, क्या, रेटिना पर। ठीक, तो ये क्या हुआ, तभी हमें जो वस्तु से टकराकर प्रकाश आंखों की रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पीछे रोड्स तथा कोन्स नामक 2 ग्रंथियाँ चेतन हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, सूरज से टकराकर वस्तु पर जाएगा,
सूर्य से, और इस पर टकरा कर आपके रेटिना पे जो जाएगा। तो ठीक है, तो रोड्स और कॉन्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। जो रोड्स होती है, रोड्स, इसके द्वारा हम काला और सफ़ेद ही देख पाते हैं। ठीक है, और जो कॉन्स होती हैं, कॉन्स, इसके द्वारा हम रंगीन चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी आ जाता है कि रोड्स से क्या देख सकते हैं, रोड्स के द्वारा, तो ये हम काला और सफ़ेद ही देख सकते हैं। और कॉन्स, जिसकी कॉन्स ख़राब होगी उसको ये कलर विजन होगा, जिसकी कॉन्स ख़राब होगी तो उसको काला या सफ़ेद ही दिखेगा। ठीक है, अगले देखते हैं वर्ण के गुण। वर्ण के मुख्य 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? वर्ण की रंगत, वर्ण की प्रकृति को रंगत कहते हैं। ठीक है, जैसे लालपन, पीलापन, नीलापन। वर्ण की रंगत, वर्ण की प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे लालपन, पीलापन और नीलापन। ठीक है, वर्ण की मान, गहरा नीला, नीला, हल्का नीला। वर्ण की सघनता क्या होती है? यह रंग की शुद्धता का परिचायक है, जैसे लाल, नीला, पीला। वर्ण के मान क्या होती है? जैसे कोई कलर है नीला, ठीक है, इधर रख देते हैं सफ़ेद, इधर काला। तो जो जैसे ये नीला रंग है, अगर इसको हम इसमें वाइटपन करते जाएंगे तो ये टिंट कहलाएगा, और इसमें ब्लैकनेस बढ़ाते जाएंगे तो ये शेड कहलाएगा। यानी कि रंगत का हल्कापन क्या कहलाता है? टिंट कहलाता है, और रंगत का गहरापन आपका शेड कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हमारा कोई भी कलर हो गया ये, और इसमें वाइटपन कर दिया तो ये धीरे धीरे ये थोड़ा कम होता जाएगा, वाइट टोन इसकी, नीला रंग कम होता जाएगा तो ये टिंट कहलाएगा। हल्कापन, रंगत का हल्कापन, यानी जो रंग है उसका रंग का हल्कापन होता जाएगा तो वो रंगत का वो टिंट कहलाएगा, और जो बढ़ता जाएगा वो आपका शेड कहलाएगा। ठीक है, रंगत का कालापन या गहरापन। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ण के भेद। मुख्यतः वर्ण के भेद 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्राथमिक रंग, मुख्य रंग, लाल, पीला, नीला, इन्हें अग्रगामी रंग भी कहते हैं। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? जो मिश्रित रंग होते हैं, हरा, बैंगनी, नारंगी, इसे पृष्ठगामी रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन से हैं? हमारे लाल है, पीला है और नीला है, इन्हें अग्रगामी रंग भी कहते हैं। और जो द्वितीयक रंग कौन से? हमारे मिश्रित रंग, जो इन तीनों से मिलकर बने हैं। तो कौन से बने हैं तीनों से मिलकर? बैंगनी, नारंगी और हरा। ठीक है, किस किस से मिलकर बने हैं ये? द्वितीयक रंग जो बने हैं आपके हरा और बैंगनी और नारंगी, किस किस से मिलकर बने हैं? तो जो आपका हरा बना है वो आपका नीला प्लस लाल, नीला प्लस पीला, इससे हरा बनता है। ठीक है, और आपका बैंगनी बनता है लाल और प्लस नीला, इससे आपका बैंगनी बनता है। ठीक है, और जो आपका ये बनता है तीसरा नारंगी, नारंगी बनता है आपका पीले से प्लस आपका लाल। ठीक है, ये इससे नारंगी बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। किससे? लाल और नीले से आपका बैंगनी बनेगा, नीले और पीले से आपका हरा बनेगा, पीले और लाल से आपका नारंगी बनेगा। दोबारा देखिए, लाल और प्लस नीला, इससे बैंगनी रंग बनेगा, नीला प्लस पीला हरा बनेगा, पीला प्लस लाल ये नारंगी बनेगा। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? मिश्रित रंग
और द्वितीय रंग कहलाते हैं। ठीक है, समीपवर्ती रंग क्या होते हैं? एनालॉगस कलर। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग मिलाकर समीपवर्ती रंग प्राप्त होते हैं, प्राप्त किया जाता है, जैसे नीला, हरा, पीला। समीपस्थ रंग क्या होता है? जो हमारा वर्णचक्र होता है, जो ये वर्णचक्र है, देख ले, इसमें हो गया बैंगनी, नीला हो गया आपका, इस सर्किल ले लेते हैं, बैंगनी हो गया आपका, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया और नारंगी हो गया और आपका लाल हो गया। ठीक, तो इसमें क्या होगा? समीपस्थ रंग कौन से हैं? जैसे ये नीला है तो इसके समीपस्थ रंग कौन से हो गए? एक तो हरा हो गया, एक आपका बैंगनी हो गया। फिर हरा रंग का इसका समीपस्थ हो गया, एक तो पीला हो गया, एक नीला हो गया। और पीला का समीपस्थ हो गया नारंगी और हरा, और नारंगी का समीपस्थ हो गया पीला और लाल, और लाल का समीपस्थ हो गया बैंगनी और नारंगी, और बैंगनी का समीपस्थ हो गया एक लाल रंग हो गया और एक ये हो गया आपका नीला रंग। ठीक है, समझ में आया? ये समीपस्थ रंग होते हैं। अब पूरक रंग, ये कौन सा है? पूरक रंग। पूरक रंग या विरोधी रंग, कॉम्प्लीमेंट्री ऑन और अपोजिट कलर कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंगों में के मिश्रण से जो रंग प्राप्त होता है वो प्राथमिक रंगों के रंग के तीसरे रंग का विरोधी रंग मान होता है। जैसे लाल का हरा, लाल का विरोधी हरा हो गया आपका, पीले का विरोधी बैंगनी हो गया और नीले का विरोधी नारंगी हो गया। यानी कि ऐसे देख सकते हैं इसको, ये हो गया बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये जो वर्ण चक्र है, इस वर्ण चक्र में जो आमने सामने के कलर होंगे, ठीक है, जैसे नीले का सामने कौन सा है? नारंगी, नीले के सामने है नारंगी, देखते हैं इसको। जो हमारा ये बैंगनी हो गया, ये नीला हो गया, ये हमारा ये बैंगनी हो गया, ये नीला हो गया, ये हरा हो गया, ये पीला हो गया, ये नारंगी हो गया, ये लाल हो गया। तो जो आमने सामने कलर हैं, तो ये हैं जो ये नारंगी और नीला, ये क्या हो गए? विरोधी हो गए आपस में। और ये हरा और लाल ये आपस में विरोधी हो गए। और जो ये है पीला और बैंगनी ये आपस में विरोधी हो गए। जो वर्ण चक्र है ये, इसमें जो आमने सामने के रंग होते हैं वो विरोधी रंग कहलाते हैं, और जो बराबर के रंग होते हैं वो
समीपस्थ रंग कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? जैसे नीला का समीपस्थ हो गया बैंगनी और हरा, और नीला का समीपस्थ हो गया हरा और बैंगनी, हरे का हो गया पीला और नीला, हरे का हो गया पीला और नीला, पीले का हरा और नारंगी हो गया, नारंगी का हो गया लाल और पीला, और लाल का हो गया बैंगनी और नारंगी। ये इस समीपस्थ रंग हो गए। और जो विरोधी रंग हो गए आमने सामने वाले, जैसे नारंगी का नीला हो गया, लाल का हरा हो गया, पीले का बैंगनी हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको इस तरीके से। ये जो हमारा वर्ण चक्र था, ये रंगों का जो चक्र था, इसको इसमें 6 रंग थे। तीन तो आपके हो गए प्राथमिक रंग, और 3 हो गए आपके ये सेकेंडरी कलर्स। ठीक है, बैंगनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, और नारंगी हो गया आपका, और लाल हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्ण चक्र जो था हमारा है रंगों का चक्र, इसको अजायक न्यूटन ने 1660 में दिया था। किसने? अजायक न्यूटन ने दिया था ये, जिसका सही क्रम है विबग्योर। इसको VIBYOR। इसको वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, और ये आपका रेड हो गया। ठीक है, तो जो ये वैज्ञानिक चक्र रंग चक्र है, इसमें 6 रंग है, और मूल रंग कितने हैं? इसमें 3 रंग है। मूल रंग 3 है, और जो मिश्रित रंग है यानी द्वितीयक रंग वो भी 3 है इसमें। तो ये 6 रंग का है हमारा वर्ण चक्र। और जो दूसरा चक्र बनाया था वो ओस्टवाल्ड ने बनाया था। ओस्टवाल्ड ने जो बनाया था, ओस्टवाल्ड ने जो चक्र बनाया था उसमें 8 रंग थे। जो ओस्टवाल्ड ने रंग बनाया था उसमें 8 थे। 1 2 3 4, उसमें 8 रंग थे। कौन कौन से थे? बैंगनी था, नीला था, आसमानी था, हरा था, एक धनी था, धै से धानी रंग, एक पीला था, एक नारंगी था, और एक लाल था। ये किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने। ओस्टवाल्ड का रंग चक्र है। इसमें ये कब दिया था इन्होंने? 1917 में। ठीक है, और इसमें कितने मूल रंगति कितनी है? इसमें मूल रंगति 4 हैं। पूछ लेता है कि इसमें ओस्टवाल्ड का जो रंग चक्र है उसमें मूल रंग कितने माने हैं? तो जो रंग हैं वो 4 माने हैं। और इन्होंने कौन कौन से रंग माने हैं? लाल, पीला और नीला और हरा। ये 4 रंग इन्होंने मूल रंग माने हैं। और जो वैज्ञानिकों ने मांगने हैं वो माने हैं हमारे लाल, पीला और नीला, ये प्राथमिक रंग माने हैं। और ओस्टवाल्ड ने कौन से मांगने हैं? लाल, पीला, नीला और हरा, ये 4 रंग माने हैं। इसमें कुल 8 रंगते हैं, कुल 8 रंग हैं। जो मूल रंग है वो 4 हैं, और जो कुल रंग है वो 8 हैं। यानी कि जो दोनों जब 4 हैं तो उनसे दोनों से चारों को जब आपस में मिलाएंगे तो उनसे 8 रंग पैदा होंगे। ठीक है, तो जो 8 रंग है इसमें, और 24 रंगते हैं। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कुल रंग कितने हैं? तो 8 हैं। और मूल रंग कितने हैं? 4 हैं। और रंगतें कितनी हैं? तो ये 24 रंगतें हैं इसमें। ठीक है, तो ये ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना। ये जो हमारा पहला वाला था जिसमें 6 रंग हैं, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इससे ही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। जब ये पूछे कि ओस्टवाल्ड ने के रंग चक्र के अनुसार तो तब आपको ये बताना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एकांकीय रंग क्या होते हैं? मोनोक्रोम। ये केवल एक ही रंग की विभिन्न मान तथा सघनता वाली रंगतों का तालमेल एकांकी वर्ण के अंतर्गत आता है। क्योंकि एक ही रंग से बने होते हैं, जैसे हल्का नीला, नीला, गहरा नीला। ठीक है, वर्ण के प्रभाव भिन्न भिन्न
वर्ण के प्रभाव भिन्न रंगों से के भिन्न प्रभाव होते हैं। जो भिन्न निम्न प्रकार के रंगों को दो भागों में बांटा गया है, वो क्या कहलाते हैं मोनोक्रोम। इसको एकांकी को मोनोक्रोम भी कहते हैं। और एक वर्णीय रोग जो क्या कहते हैं इसको, एक वर्णीय रंग योजना भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्या है इसमें, जैसे आपका कोई भी रंग हो गया और वो उसको पहले नीला, जैसे नीला हो गया आपका, फिर हल्का नीला हो गया, फिर गहरा नीला, जो आप मैंने बताया था जैसे नीला ये रंग हो गया। इसमें अगर सफ़ेद मिलाएंगे और इधर काला, तो ये जब इधर इसको सफ़ेद मिलाएंगे तो ये हल्का होता जाएगा, और इसमें काला मिलाएंगे तो ये गहरा होता जाएगा। ठीक है, तो ये रंगत का हल्कापन क्या कहलाता है, टिंट कहलाता है। टिंट सफ़ेद रंग मिलाकर बनता है। क्या मिलाकर बनता है? टिंट सफ़ेद रंग मिलाकर। और रंगत का गहरापन शेड होता है। शेड काले रंग से बनती है। ठीक है, तो ये लाइट टू डार्क होता है। आगे देखते हैं उष्ण रंग। उष्ण रंग कौन से हैं? गर्म रंग, वार्म कलर। उष्ण रंग हो सकता है या गर्म रंग बोल सकते हैं या वार्म कलर बोल सकते हैं। तो वो कौन से हैं? लाल, पीला, नारंगी। ठीक है, और ठंडे रंग कौन से हैं? शीतल रंग, कूल कलर। कूल कलर कौन से हैं? नीला, हरा, बैंगनी। ये आपके ठंडे कलर्स हैं। लाल कलर देख लेते हैं। लाल कलर किसका प्रतीक है? यह सर्वाधिक गहरा व आकर्षक रंग है। इसका जो प्रभाव है वो प्रसन्नता का प्रभाव है, उत्तेजना का, क्रोध का, संघर्ष का आदि भाव का प्रतीक है। जैसे आपको वो जो मैंने बताई थी अभी पीछे आपको, जो रेखाएं थी वो किसका प्रभाव प्रकट करती हैं, उसी तरह रंग है। रंग से कौन सा प्रभाव प्रकट होता है? तो ये प्रसन्नता का माना है इसमें, और उत्तेजना का, और क्रोध का, और संघर्ष का। पीले रंग में क्या माना है? यह सर्वाधिक प्रकाश देने वाला है। यह रंग सूर्य के प्रकाश का द्योतक है। प्रभाव प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, प्रसन्नता व समीपता का द्योतक है। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश देने वाला रंग कौन सा है? तो वह है पीला। ठीक है, अगला देखते हैं नीला कलर्स। यह रंग विस्तार को दर्शाता है। प्रभाव शीतलता, आनंद, रात्रिभाव या प्रकाश, दुख, मानसिक अवसाद आदि द्योतक। ठीक है, अगला हरा देख लें, ये कौन कौन सा दर्शाता है। तो यह रंग पीले व नीले रंग की विशेषता लिए होता है। प्रभाव कौन सा है इसमें? यौवन, हरियाली, अमरता से जुड़ा है, विश्राम से, सुरक्षा से, मनोहरता से, और विकास आदि से। ठीक है, ये क्या है? हरा रंग। नारंगी रंग, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? यह रंग लाल व पीले के मिश्रण से बना है। इसका प्रभाव है वीरता और ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का प्रतीक है ये नारंगी रंग। आगे देखते हैं बैंगनी रंग देख लेते हैं, इसका क्या पड़ता है। बैंगनी जो है राजसी रंग है। यह रंग लाल व नीले रंग का मिश्रण से बना है। प्रभाव क्या है इसका? समान, रहस्य, मृत्यु आदि का, और राजसी रंग भी है ये। ठीक है, तटस्थ रंगों के प्रभाव। तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? तटस्थ रंग होता है सफ़ेद। सफ़ेद, यह वर्ण शुद्धता, शांति, एकता, उज्ज्वलता और सत्य का प्रतीक है। तटस्थ रंग। ठीक है, अब हमने 3 इसमें कवर कर लिए। पहले रेखा, तत्व, फिर रूप आ गया आपका, और रंग यानी वर्ण। ठीक है, ये तीन हमने तत्व कवर कर लिया। अब चौथा आता है आपका तान यानी टोन। तान की परिभाषा क्या है? तान रंगत के हल्केपन व गहरेपन को कहते हैं। यह रंगत में सफ़ेद तथा काले रंग के परिणाम का द्योतक है। जैसे अभी मैंने बताया, कोई कलर्स है तो उसको इसमें सफ़ेद मिला देंगे तो वो हल्का हो जाएगा, और उसमें काला मिला देंगे तो वो गहरा हो जाएगा, यानी शेड हो जाएगा। तो रंगत के हल्केपन को
क्या कहते हैं, तान कहते हैं या टिंट कहते हैं, और गहरेपन को शेड कहते हैं। ठीक है। किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले रंग की मात्रा के अंतर से उसके अनेक तान प्राप्त किए जा सकते हैं। तान किसी भी चित्र में प्रयुक्त वर्ण आयोजन की जान है। किसी भी वर्ण की सतह पर प्रकाश के एक समान भाव के अभाव से भी उस वर्ण की विभिन्न तान प्रस्तुत हो जाती है। इसके विपरीत प्रकाश के एक समान प्रभाव के होते हुए भी वस्तु के तलीय न होने पर भी उसके वर्ण के विभिन्न तान प्रस्तुत हो जाते हैं। ठीक है। तान का वर्गीकरण क्या है? तान को 3 भागों में बांटा गया है, छाया, मध्यम और प्रकाश। ठीक है। डार्क, मिडिल टिंट और लाइट। ठीक है। वस्तुतः तन का विभाजन काले व सफ़ेद की मात्रा के रंग में मिश्रण से काम किया जाता है, जो रंग को हल्का व गहरा बनाती है। ठीक है। तान का महत्व व प्रभाव क्या है? किसी भी चित्र के संयोजन में कलाकार की व्यक्तिगत भावनाओं का बड़ा महत्व होता है। किसी भी इन्हें व्यक्त करने में चित्रकला के तत्वों का बड़ा महत्व है, क्योंकि कला के प्रत्येक तत्व रूप, रंग, रेखा, तान आदि विभिन्न भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। चित्रतल द्विआयामी होता है, परंतु तान के प्रयोग से इसमें त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें वस्तु के वास्तविक आकार व आयतन का आभास होता है। ठीक। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव आ सकता है? तो किसके द्वारा आ सकता है? वो तान के द्वारा आ सकता है। 2D से 3D बनाने के लिए उसमें तान का प्रयोग कर सकते हैं। तान का प्रयोग परिप्रेक्ष्य के प्रभाव को दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें वातावरणीय छह विधि समस्या को हल किया जाता है। रंगत का हल्कापन टिंट कहलाता है, रंगत का गहरापन शेड कहलाता है। क्या जैसे कोई कलर्स हैं, पीला हो गया आपका, ठीक है, इधर काला हो गया, इधर सफ़ेद हो गया। ठीक है। अब इसमें पीले में सफ़ेद मिलाएंगे तो ये हल्का होता चला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? तान। अब पीले में काला मिलाते चले जाएंगे तो ये कहलाएगा शेड। ठीक है। तो रंगत का हल्कापन टिंट कहलाता है, यानी कोई भी रंग है उसका हल्कापन टिंट कहलाएगा, और रंगत का गहरापन वो शेड कहलाएगा। ठीक है। जैसे हम इसमें काला मिलाते चले जाएंगे तो ये शेड आ जाएगा। जो मूल रंग होता है, कोई सा भी रंग हो, तो उसमें सफ़ेद या काला मिलाने से ही, अगर सफ़ेद मिलाएंगे तो उसमें हल्कापन आएगा, और ब्लैक मिलाएंगे तो उसमें आपका शेड आएगी। ठीक है। तान के द्वारा 2D यानी द्विआयामी धरातल पर 3D आयामी का प्रभाव दिखाया जा सकता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसके द्वारा 2D यानी कि द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दिखाया जा सकता है, तो वो तान के द्वारा। ठीक है। अगला है नेक्स्ट हमारा पोत यानी टेक्सचर। पोत क्या है? किसी चित्रतल के धरातलीय गुण को पोत कहते हैं। इसमें हम बनावट भी कहते हैं। हम पोत को देख सकते हैं और छूकर भी स्पष्ट ज्ञान कर सकते हैं। अतः हमारा पोत से तात्पर्य है कि छूने व देखने में अनेक प्रकार की अनुभूति होती है। कैसी होती है? यदि पत्थर अगर ठोस है तो उसे ठोस ही दिखाया जाएगा, ना कि मांस के टुकड़े की तरह। ठीक है।
पोत क्या है? धरातल का गुण है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पोत क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा और वो उसमें दिया जाएगा धरातल का गुण। तो पोत क्या है? धरातल का गुण है। पोत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राप्त पोत, अनुकृत पोत, सर्जित पोत। अब इनको देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। प्राप्त पोत कौन से होते हैं? प्राप्त पोत जो होते हैं वो प्राप्त पोत वह जो प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तु में होता है। प्राप्त पोत होते हैं जैसे शिला हो गए आपके, यानी कि कोई पहाड़ी हो गई, पत्थर हो गया, या भित्ति हो गया, या कपड़ा हो गया, या ताड़पत्र आदि में स्वतः ही आया हुआ दिखाई देता है, जो मतलब प्राकृतिक से बना हुआ है, जो पहला ही जो प्रकृति ने दिया हमें, तो वो प्राप्त पोत होते हैं। अनुकृत पोत क्या होते हैं? जो कॉपी किए होते हैं, जैसे नकली पत्थर हो गया, नकली रुद्राक्ष हो गया आपके, ये क्या होते हैं? प्रकृति प्रदत्त पोत को देखकर या अनुकरण करके निर्मित किया जाने वाले को पोत को अनुकृत पोत कहते हैं। जैसे नकली पत्थर हो गया। इस प्रकार पोत के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव किए जा सकते हैं। ठीक है। कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत का उदाहरण देखने को मिलता है। सर्जित पोत कौन सा होता है? सर्जित पोत है या कृत्रिम पोत, ठीक है, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं इसको। सर्जित पोत यंत्रों तथा साधनों की सहसियता सर्जित किया जाता है, इसे कृत्रिम पोत भी कहते हैं। ऐसे पोत चित्र को क्रियाशील करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आपका कागज हो गया, कैनवास हो गया और कपड़ा हो गया, ये सर्जित पोत के अंतर्गत आते हैं। अंतराल देख लेते हैं। जिस चित्रकार जिस स्थान या भूमि पर अंकन करता है वह स्पष्ट द्विआयामी होता है और इसे ही अंतराल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो चित्रकार का कार्य क्षेत्र होता है उसी को अंतराल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है। ठीक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अंतराल को अलग अलग नाम से संबोधित किया है। क्या है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इस जो अंतराल को कहा गया है वो स्थान कहा गया है, और सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहा गया है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण कहा गया है। तो ये अलग अलग प्रश्नों में पूछा जाता है कि अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है स्थान। अब पूछ लेगा सम्रांगण सूत्रधार में क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है भूमि बंधन। और अभिलाषितार्थ चिंतामणि में क्या कहा गया है, वो स्थान निरूपण। अगर कभी अभिलाषितार्थ चिंतामणि ना होकर मानसोल्लास भी दे सकता है। मानसोल्लास ठीक है, मानसोल्लास भी दे सकता है। तो मानसोल्लास में भी स्थान निरूपण, क्योंकि मानसोल्लास जो है वो मानसोल्लास और आपका मानसोल्लास और चिंतामणिकर, अभिलाषितार्थ चिंतामणि, ये एक ही है। जो मानसोल्लास जो है, जो लेखक हैं इसके मानसोल्लास के या अभिलाषितार्थ चिंतामणि के, वो सोमेश्वर है। जो अभिलाषितार्थ चिंतामणि को चालुक्य राजा भूलोकमल ने कुछ बदलकर मानसोल्लास की रचना की थी। ठीक है, इसकी किसकी रचना की थी? मानसोल्लास की। तो इसमें 5 प्रकार के चित्र बताए थे। कौन कौन से बताए थे? विध हो गया आपका, अविध हो गया, भाव हो गया, रस हो गया और एक धूली हो गया। ये 5 प्रकार के चित्र बताए। क्वेश्चन पूछ लेता है कि अभिलाषितार्थ चिंतामणि में कितने चित्र बताए हैं, तो कितने बताए हैं? 5। कौन कौन से? विध, अविध, भाव, रस, धूली। और चित्रसूत्र में कितने हैं? चित्रसूत्र में आपके 4 हैं। चित्रसूत्र में पूछ लेता है चित्रसूत्र में कितने चित्र हैं, तो कितने हैं उसमें? 4 हैं।
चार कौन से हैं? सत्य, नागर, वैणिक और मिश्रित। ठीक है, ये चित्र सूत्र के अनुसार है। अब देख लेते हैं आगे। इसमें पोत क्या होता है और अंतराल क्या होता है? तो जो पोत होता है, जैसे ये आपका ये पूरा हो गया, कोई पेपर हो गया आपका ये, ठीक। तो ये जो पहला वाला हो गया आपका, ये वाला, दोबारा देखते हैं। जो ये हो गया आपका, ये कहलाएगा पोत, और जो ये वाला हो गया आपका, इसको कहते हैं अंतराल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पोत अंतराल में क्या अंतर है? तो जो ये है, ये बाहर वाला, ये पूरा एक पेपर है, और पेपर में हम कोई चित्र बना रहे हैं, तो हमें वो चित्र कितने में बनाना है, तो वो जो आपका कार्य क्षेत्र होगा वो ही आपका अंतराल कहलाएगा। जैसे हम कोई पेंटिंग बनाते हैं, तो उस पर पेंटिंग जब बनाते हैं तो पेपर पे मास्किंग करते हैं टेप से, और टेप से जब मास्किंग कर देते हैं तो वो एक क्या बन जाता है, आपका हाशिया बन जाता है। जो हाशिया बनने के बाद जो जगह बचती है उसी को अंतराल बोलते हैं, जिस पे हम कार्य करते हैं। तो आपका पोत तो ये हो गया, और अंतराल आपका ये हो गया, जिस पर जो कलाकार का कार्य क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कलाकार का कार्य क्षेत्र ही अंतराल कहलाता है। पोत के अंदर ही अंतराल का विभाजन होता है, जो मैंने जो बताया था ना अभी, कि जो ये है और ये, तो इसमें क्या है, यही पोत के अंदर ही, ये पोत हो गया आपका और ये अंतराल हो गया, तो पोत के अंदर ही आपका अंतराल का विभाजन होता है। ठीक, समझ में आया? स्वर्णिम सिद्धांत का विभाजन ग्रीक वासियों, यूनान, यूक्लिड ने दिया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्ण सिद्धांत किसने दिया था, स्वर्णिम सिद्धांत। तो ये ग्रीक वासियों ने दिया था, यूनान या यूक्लिड। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, या तो ग्रीक वासियों आ सकता है, या यूनान आ सकता है, या यूक्लिड आ सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर यूनान दिया है तो ये नहीं देगा, और ये यूनान दिया है तो ये नहीं देगा, यूक्लिड। इनमें से किसी में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, कोई सा भी, या तो ग्रीक वासियों या यूनान या यूक्लिड। ठीक है, तीनों ही सही है। अगले देखते हैं, अंतराल का महत्व। सामान्यतः अंतराल दो रूपाकारों के मध्य रिक्त स्थान का बोध करवाता है, और कला के तत्व अंतराल से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होता है। अंतराल में सभी प्रकार के रूपों को संयोजित किया जा सकता है, परंतु कलाकार तालमेल बिठाने व एकरसता से बचने के लिए चित्रतल का विभाजन करता है। ठीक है, अंतराल न केवल रूप तत्वों को संयोजित करने का स्थान है, अपितु चित्रतल पर भिन्न भिन्न प्रभावों को उद्वेलित करने में पूर्ण सहायक है। अंतराल का विभाजन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? समविभाजन, चित्रभूमि को रेखा अथवा रूपाकारों के माध्यम से इस प्रकार विभाजित करना ही चारों तरफ से समान रूप से विभाजित हो जाए, अथवा रेखा, रूप और तान इस प्रकार से एक समान होना चाहिए। ठीक है, प्राचीन भारतीय शास्त्र व मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकार लियोनार्डो माइकलएंजेलो ने समविभाजन का प्रयोग अपने चित्रों में किया है। असमविभाजन का सिद्धांत। असमविभाजन, इसमें चित्रकार तल का विभाजन अपनी इच्छा अनुसार करता है, और इसे ही असम विभाजन कहते हैं, और इसी के आधार पर चित्र को गतिशील, आकर्षक, तनावपूर्ण बनाया जा सकता है। और आधुनिक काल में अधिकांशतः चित्रकार
इसी विभाजन का सहारा लेते हैं। स्वर्णिम विभाजन का सर्वश्रेष्ठ विभाजन माना जाता है। इस सिद्धांत को यूक्लिड ने दिया था। ठीक है। अंतराल विभाजन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला सक्रिय अंतराल और एक है सहायक अंतराल। अभी सक्रिय और सहायक आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। सक्रिय आकृति प्रत्यक्ष आकृति यह चित्रतल की मुख्य आकृति होती है या मुख्य स्थान होता है। इसे ही सक्रिय आकृति या प्रत्यक्ष आकृति कहते हैं। सक्रिय आकृति जो प्रत्यक्ष आकृति है यह चित्रतल की मुख्य आकृति होती है। जैसे मैंने बताया था अभी, कोई महिला है अगर बना रहे हैं उसकी साय, फिर उसमें और भी पेंट जैसे कुआं बना दिया, तालाब बना दिया या घर बना दिए या पेड़ पौधे बना दिए, तो वो उसमें सक्रिय आकृति महिला की होगी और सहायक आकृति ये जो और दृश्य हमने बनाए हैं। ठीक है। सहायक आकृति अप्रत्यक्ष आकृति यह आकृति सक्रिय आकृति के पास खाली स्थान पर बनाई जाती है, उसे सहायक या अप्रत्यक्ष आकृति कहते हैं। ठीक है। क्या जो सहायक आकृति जैसे हो गई आपके पेड़ पौधे हो गए, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए या कोई घर हो गया, ये उसकी सहायक आकृति हो गई जिसमें महिला को वो खाली खाली ना लगे। ठीक है। तो ये आज की क्लास हमने कवर कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट 2। हमारी वेबसाइट है studyglobe.com और हमारा टेलीग्राम लिंक है सरकारी एग्ज़ाम वाला नोट्स। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कला का अर्थ, कला क्या है ये हमने कवर कर लिया। छापा कला क्या है ये हमने पढ़ लिया। और भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।